औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स और हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स का क्या मतलब है और सेंटेंस के अंदर वो कौन कौन से वर्ड हैं, वो कौन कौन से फ्रेजेस हैं, वो कौन से एलिमेंट हैं जो एक सेंटेंस में कॉम्बिन मिस्टेक्स का बायस बनती हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द इंफॉर्मेशन दैट व्हाट इज कॉम्बिनेशन मिस्टेक। कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स होती क्या हैं, उसको हमने किस अंदाज से अंडरस्टैंड करना होगा। इसके लिए बड़े एक सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको जहन में रखने हैं। नंबर वन स्टेप ये है कि आपको कॉम्बिनेशन कंजंक्शंस के बारे में आपको डिटेल से पता हो कि क्या चीजें होती हैं। लेट्स स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्बिनेशन मिस्टेक। लेट अस लर्न हाउ टू कनेक्ट नेचर थ्रू वर्ड्स। आपकी पिक्चर देख रहे हैं कितनी खूबसूरत है। इसमें आपको ग्रास नजर आ रही है, इसमें फूल नजर आ रहे हैं, सब्जा नजर आ रहा है। इसको इंग्लिश में सवाना बोलते हैं, इसको स्वार्ड भी बोलते हैं और इसके लिए एक लफ्ज जो है वो स्टेप भी इस्तेमाल होता है। पास्चर भी है और ये ग्रास लैंड भी है, तो इट गिव्स यू फ्रेशनेस। तो अब इसमें होता क्या है, ये वहाँ पे टेडी जो है मदर बियर भी आ गई है। इसके हाथ में देखें दो चीजें, एक ब्रीफ केस भी है और उसका अपना बच्चा भी है। तो अगर मैं कहूँ कि दोनों चीजें उसने उठाई हुई हैं तो मैं क्या लफ्ज यूज करूंगा? द मदर बियर कैरिड हर बेबी एंड ब्रीफ केस। तो दो चीजों को जोड़ने के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? एंड का वर्ड यूज किया। और मैं कहूँ कि द मदर बियर कैरिड हर बेबी इन वन हैंड एंड अ ब्रीफ केस इन अनदर हैंड, तो इसके अंदर फिर आप देखें एंड का वर्ड यूज हुआ है और दो चीजें इसमें जोड़ी हैं उसने। एक उसने जोड़ा है हर बेबी इन वन हैंड और अ ब्रीफ केस इन अनदर हैंड। ठीक है, आप अभी बच्चा मुझसे क्वेश्चन कर रहा था कि सर ये वन हैंड में और दी अदर हैंड में क्या है। ये अब ये भी कॉम्बिनेशन मिस्टेक ही है कि जब हम एक तरफ वन का वर्ड यूज करते हैं तो वन के बाद अनदर का वर्ड यूज होता है। वन अनदर ये साथ ही कॉल, ये इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशंस के साथ कौन कौन से दो वर्ड आते हैं। आगे सारी बात हम इसको डिटेल से इसको हम चेक भी करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक बातें क्लियर हो रही हैं आपको कि एंड एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा वर्ड है जिसने दो वर्ड्स को जोड़ा और या दो फ्रेजेस को उसने आपस जोड़ दिया। हर बेबी इन वन हैंड और ब्रीफ केस इन अनदर हैंड के साथ उसने जोड़ दिया जी। ठीक है जी, यहाँ तक बातें क्लियर हो रही हैं आपको। अब हम इसके देखते हैं डेफिनेशन। हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि a word or phrase that connects two words, phrases or clauses is called a conjunction. Conjunctions क्या करता है? ये दो वर्ड्स को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है या दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो जिसको जोड़ने वाली चीजें हैं इसमें ब्रीफ केस इन अदर हैंड क्लॉज ही है या फिर बेटा ये आप देखें खुद कि आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जब ये लफ्ज बोला ना अ वर्ड और अ फ्रेज दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स टू फ्रेजेस टू क्लॉजेस, तो you must know very well which word is a noun and which word is a phrase and which group of word is a clause. You must clear your concept very is vividly. Unless you clear your concept, you cannot find these mistakes in the sentence. तो हम बात करते हैं अब बेबी की और ब्रीफ केस में। तो बेबी एक नाउन है, ब्रीफ केस एक नाउन है, दो वर्ड है, उसको एंड से जोड़ दिया हमने। और हर बेबी इन वन हैंड ये हमारी नाउन फ्रेज है। हर बेबी इन वन हैंड, हर बेबी इन वन हैंड ये हमारी एक फ्रेज है और ये नाउन फ्रेज कहलाती है। मैंने आपको ये नाउन फ्रेज के बारे में डिटेल से बताया हुआ है कि देखिए हर से वर्ड शुरू हो रहा है। जब पोजेसिव से वर्ड शुरू होता है तो बेटा कंफर्म बात है कि वो नाउन फ्रेज होती है। फिर आ ब्रीफ केस, ए आर्टिकल से शुरू होने वाला वर्ड भी नाउन फ्रेज बनाता है। तो ये दो नाउन फ्रेज हैं जो एंड के साथ जोड़ा गया है। ठीक है जी बेटा जी, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगली फ्रेज में। अब देखें अगली स्लाइड में, आप चेक कीजिएगा। सेंटेंस में लिख रहा हूं यहाँ पे सर ताहिर इज टीचिंग। मुझे आप ये बताइएगा कि सर ताहिर इज टीचिंग के अंदर ये फ्रेज है या क्लॉज है? अब फौरन कहोगे कि ये क्लॉज है। क्यों? इसके अंदर इस टीचिंग एक वर्ब मौजूद है और कौन टीच कर रहा है उसका नाम भी मौजूद है। सब्जेक्ट और वर्ब को तलाश करने का और क्लॉज बताने का एक आसान तरीका आपसे शेयर करूं कि आप इसको आप तलाश करें कि एक्शन क्या हो रहा है सेंटेंस के अंदर। व्हाट इज द एक्शन बीइंग गोइंग ऑन इन द सेंटेंस? तो ऑब्वियसली टीचिंग इज एन एक्शन। आप उस एक्शन से पूछें हु इज टीचिंग, तो आपको आंसर क्या आया? सर ताहिर। तो जो हु का आंसर देने वाला वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है। इस तरह मैं आपसे कहूं कि ट्री ब्रिंग्स, ट्री ग्रोज फ्रूट या ट्री प्रोवाइड्स अस विद फ्रूट, तो आप पूछते हैं कि जी हु प्रोवाइड्स, तो आपने कहा जी ट्री प्रोवाइड्स। आपने कहा कि जी
ऑनेस्टी ब्रिंग्स गुड रिवॉर्ड। अब मुझे बताएं, आप इसका आंसर पूछोगे हु ब्रिंग्स रिवॉर्ड या व्हाट ब्रिंग्स रिवॉर्ड, तो आप कहोगे व्हाट ब्रिंग्स रिवॉर्ड, तो वहां पे क्या आया, ऑनेस्टी। तो जो हु या व्हाट का आंसर देने वाला वर्ड सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, वो फिर फ्रेज नहीं रहती बल्कि क्या रहती है, क्लॉज रहती है। तो इसका मतलब है कि सर ताहिर इज टीचिंग एक क्लॉज है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखें, स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग, ठीक है, सर ताहिर पढ़ा रहे हैं और बच्चे सो रहे हैं, ठीक है, मजे से। अब यहाँ पे आर स्लीपिंग के बाद फुल स्टॉप यहाँ लगा हुआ है, कहीं लिखा आपको नजर नहीं आ रहा, ये लाजमी लगाना है बेटा। क्लॉज में और फ्रेज के अंदर एक बहुत बड़ी निशानी ये होती है कि क्लॉज के एंड पे फुल स्टॉप आता है। 90% केसेस के अंदर जहाँ क्लॉज खत्म हो रही होती है, हम वहां पे फुल स्टॉप लगाते हैं। और बल्कि मैं आपको ये कहूँ कि जी क्लॉजेस की पहली निशानी ये होती है कि वो सेंटेंस होता है और वो फुल स्टॉप के साथ आ रहा होता है। फ्रेज के एंड में कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए, कभी भी नहीं लगाना चाहिए, वो होता ही नहीं, क्योंकि वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, कंप्लीट मीनिंग्स नहीं दे रहा होता, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखा स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग, ये भी एक सेंटेंस है, इसके एंड में यहाँ पे फुल स्टॉप लगा होना चाहिए था, मगर लगा हुआ है लेकिन वो विजिबल नहीं है। और सर ताहिर इज टीचिंग, इसका मतलब हमारे कितनी क्लॉजेज हो गई, 2 क्लॉजेज हो गई। अच्छा, इससे पहले कि मैं चीजें मजीद आगे चलूं, आपको बेटा कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको क्लियर कर लें। वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, 4 चीजें। वन वर्ड एक अपने तौर पर मीनिंग है, वर्ड्स ज्वाइन किए ऑर्डर के साथ फ्रेज बन गई। उसी फ्रेज के अंदर अगर मैंने वर्ब या सब्जेक्ट ऐड कर दिया तो वो क्लॉज बन जाएगी। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मे नॉट बी कॉल्ड क्लॉज, इट इज ओनली कॉल्ड क्लॉज व्हेन वी हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब इन इट, otherwise it would be called as a phrase। तो सर ताइज टीचिंग एक क्लॉज है, स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग एक क्लॉज है, ठीक है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है मैं पढ़ा रहा हूँ तुसी भजन आप सोए हुए हो, भाई जागो सुनो मैं क्या कहने लगा हूँ, ठीक है ना। मैसेज आना शुरू हो गया क्या नहीं जाग रहे जा, और जाग रहे हो कि नहीं जा रहे हो। सर ताहिर इज टीचिंग एंड स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग इज अ फ्रेज। अरे बाबा कहाँ फ्रेज बन रही है, सर ताहिर इज टीचिंग एक क्लॉज है और स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग इज फ्रेज नहीं है बेटा, ये भी क्लॉज है। आप पूछें हु इज स्लीपिंग, हु आर स्लीपिंग, तो आंसर आया स्टूडेंट्स, तो क्लॉज है ना बेटा ये, ठीक है। तो हर इंडिपेंडेंट क्लॉज में भी आएगा। अब ब्रीफ केस, ठीक है, ये अब मेरी बातें आपको समझ लग रही हैं। ये 2 क्लॉजेज हैं। क्यों स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग बी क्लॉज है, ये क्यों क्लॉज है, क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब हमारे पास मौजूद है। सो गए थे अब उठे हैं, अच्छा ठीक है ठीक है। उठ जाओ जागो जागो, जागो जागो सुबह हुई। बट व्हाट वी इफ वी ज्वाइन कंजंक्शन बिटवीन, हाँ ना बेटा भी आ रहा है, सबर तो करने से कंजंक्शन ज्वाइन करते हैं, बस मेरे साथ साथ स्टेप बाय स्टेप चलें। तो सर ताइज टीचिंग हो गया, स्टूडेंट्स स्लीपिंग हो गया, ये 2 क्लॉजेज हो गई हैं। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने ये किया कि मैंने सेंटेंस बना दिया, सर ताहिर इज टीचिंग स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग, और मैंने एक फुल स्टॉप लगाया। अब देखिए मैंने फुल स्टॉप लगा हुआ है, अब ये 2 क्लॉजेज जोड़ दिए हैं। अब मैं ज्वाइन करने लगा हूं इनको मैं। अब मैंने जब 2 क्लॉजेज ज्वाइन की तो सेंटेंस बना, सर ताहिर इज टीचिंग स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग। फिर मैंने कहा सर ताहिर इज टीचिंग स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग, में अंदर मैंने कॉमा लगा दिया। और फिर मैंने कहा सर ताहिर इज टीचिंग एंड स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग। तो मुझे लगा कि ये 3 जो मैंने तरीके हैं, ये 3 बड़ा सेंटेंस हैं। आप कितने बच्चे मुझे बताएंगे, जरा टेक्स्ट करें जल्दी जल्दी से कि इन तीनों सेंटेंसेस में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, कौन से सेंटेंस ठीक है। सर ताहिर इज टीचिंग, स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग, सेकंड ठीक है, ठीक है, लास्ट वन ठीक है, थर्ड ठीक है, ठीक है। बेटा आपको बताऊं कौन सा ठीक है, नन, शाबाश। आमना कहती है कोई भी सही नहीं है बेटा, कोई भी ऑप्शन तीनों में ठीक नहीं है, तीनों ही गलत है, तीनों ही गलत है। बोला क्यों गलत है, बी एंड सी गलत है बेटा, ये सारे ही गलत है। अब आपने ध्यान से सुनना है कि ये तीनों ऑप्शन गलत क्यों है। इसकी रीजन ये है कि सर ताहिर इज टीचिंग एक क्लॉज है, स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग एक क्लॉज है। जब 2 क्लॉजेस को आपस में जोड़ना चाहिए, जब कनेक्ट करना चाह रहे हो, हम उनको कॉम्बिनेशन के साथ कब कनेक्ट करना चाह रहे हो, हमें कंजंक्शन चाहिए होता है। तो कंजंक्शन में पहले में तो बिल्कुल कोई कंजंक्शन नहीं था, ना कॉमा, ना फुल स्टॉप, ना गाल, ना कोई बात। इसको हम कहते हैं कि रन ऑन सेंटेंस था ये वाला हमारा, ठीक है। ये रन ऑन सेंटेंस है, इसमें मैंने कोई कॉमा लगाया ना हमने इसको फुल स्टॉप लगाया, इसको कुछ भी नहीं लगाया, तो ये रन ऑन सेंटेंस हमने कर दिया उसको, ठीक है। ये मिस्टेक होती है, रन ऑन मिस्टेक, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एस से पहले कॉमा, बिल्कुल अभी कहते हैं। इसके बाद दूसरे सेंटेंस में आया सरता इज टीचिंग और हमने कॉमा लगा तो दिया, स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग। बेटा ये कॉमा जो है 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ा है, तो इसलिए सिर्फ कॉमा ही काफी नहीं रहता, इसको हम कॉमा सप्लाइज की मिस्टेक कहते हैं। आप मेरी बात को फिर सुन लें, मैं क्या कह रहा हूँ
कि जब दो इक्वल क्लॉजेस को इकट्ठा किया जाता है तो सिर्फ कॉमा काफी नहीं होता, उसके लिए हमें कुछ और भी करना पड़ता है। तीसरे नजम का सर स्टिचिंग एंड हमने कंजंक्शन लगा दी। अब किस बात का मसला है? अभी भी मसला है। मसला ये है कि एंड से पहले भी हमें कुछ चीज लगानी चाहिए, लगानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट है। कोमा साथ आएगा, ठीक। अब आपको समझ लग रही, तो कोमा लगना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। अब ये तीनों सेंटेंसेस बेटा स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर गलत है। एंड से पहले कॉमा आना चाहिए था, वो जो कॉमा था उसकी जगह कुछ और आना चाहिए था, वगैरह वगैरह। कौन सी तीन ऑप्शन सही हैं? ये हमारी सही ऑप्शन थी पहली, कि मैं सर फुल स्टॉप लगा के स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग करके दो सेंटेंस अलग बना देता, ये दो अलग सेंटेंस बन गए, ये भी ठीक था। या मैं बेटा जी सेमी कॉलन लगाता, बजाय कॉमा लगाने क्या लगाता, सेमी कॉलन लगाता। और तीसरे मैंने कहा सर इस टीचिंग और एंड से पहले भी मैं क्या लगा देता, कॉमा लगा देता। ठीक है जी, समय लगी बेटा। अब ये जो तीन सेंटेंस तीनों के तीनों ठीक है मेरी। ये अगर मैं पहला सेंटेंस लगा दूं, दो अलग सेंटेंस बन जाएंगे, दूसरे में सेमीकोलन जोड़ दिया, और तीसरे के अंदर मैंने क्या करना था कि अब आप देखें, पहले में फुल स्टॉप लगाया तो एस कैपिटल है, और सेमीकोलन लगाया तो मैंने एस कैपिटल नहीं लिखा, और तीसरे में एंड से पहले मैंने क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। ठीक है बेटा। अब ये मैंने क्या किया, ये दो क्लॉजेस को जोड़ा। जब मैंने दो क्लॉजेस को जब भी जोड़ना होता है, दो क्लॉज जोड़ने के लिए, तो या तो मैं फुल स्टॉप लगाऊंगा, दो अलग अलग क्लॉजें बना दूंगा, सेंटेंस बना दूंगा, सेमीकोलन लगा दूंगा, या उसके साथ मैं कॉम जो है ना वो एंड और कॉमा लगा दूंगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं आगे। अब हमें कैसे पता चलेगा हाउ टू आइडेंटिफाई क्लॉज, कैसे आइडेंटिफाई करनी है, क्लॉज को आइडेंटिफाई कैसे करना है। अच्छा, अब क्लॉजेस कितनी तरह की होती हैं, क्लॉज को हमने कैसे आइडेंटिफाई करना होता है? जी हमजा, मुझे टेक्स्ट कर दो बच्चे जो आप पूछना चाह रहे हो। ठीक है, आइडेंटिफाई क्लॉजेस को बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट समझना आपने। हमारे पास जो क्लॉजेस होती हैं वो दो तरह की मेजर टाइप्स होती हैं। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, उसको मास्टर क्लॉज भी कहते हैं, उसको मेन क्लॉज भी कहते हैं। दूसरी क्लॉज हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, उसको हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। इसको मेरा बच्चा जितना अच्छा आप समझ लेंगे उतना अच्छा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, एंड सी पहले कॉमा, ये बेटा जी हमजा जावेद कह रहा है कि एंड के बाद कॉमा नहीं आएगा बेटा जी, एंड से पहले कॉमा आएगा। एंड से पहले कॉमा आएगा, बाद में नहीं तो नहीं आएगा, नहीं आएगा बेटा, इसमें कोई मसला नहीं। ठीक है जी, दो तरह क्लॉज होगी, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई और एक बेटा जी क्या होगी, डिपेंडेंट क्लॉज होगी। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मास्टर क्लॉज कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब all those clauses that can exist by their own and give complete sense are called independent clauses. अब इसको बेटा आपने बार बार सुनना है मेरी बात को, मैं क्या कहने लगा हूं, वो जितनी क्लॉजेस जो हैं जो अपने तौर पर एग्जिस्ट करती हैं, अपने तौर पे क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं बाय देयर ओन एंड गिव कंप्लीट सेंस, और कंप्लीट सेंस देती हैं, उनको बेटा हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कहते हैं। मतलब हर वो सेंटेंस जो कंप्लीट मीनिंग देता है उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, इसको मेरा बच्चा मैं फिर कह रहा हूँ, सुन ले, गौर से समझ लें। जितना अच्छा आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उतने ही आपको ये सारे आगे जो ना मिस्टेक्स क्लियर हो जाएंगे। डिपेंडेंट क्लॉज वो है all those clauses that cannot exist by their own and don't give complete sense are dependent clauses, वो dependent sentence होती हैं। इसको समझना है आपने कि इसका क्या मतलब है, by their exist by their own और they cannot exist by their own, और complete sense और incomplete sense का क्या मतलब होता है, इसको आपने समझना है। जितना अच्छा समझ लेंगे उतना अच्छा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपने मुझे बताते जाना कि आपको समझ लग रही कि नहीं लग रही। देखिए जी, इनको जोड़ने के लिए ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज को भी जोड़ने के लिए और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए हमारे पास जो वर्ड होगा उस वर्ड को कंजंक्शन कहेंगे। ठीक है जी। अब मैंने आपको तीन बातें बताई हैं, तीन कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। एक, आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट या मास्टर या मेन क्लॉज होती कौन सी है, और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ यहाँ पे। और इन क्लॉजेस को देखिए ना, मैं एक क्लॉज बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी सर ताहिर इज टीचिंग, तो एक क्लॉज है, इसको मैंने जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। जब मैंने कहा कि स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग, तो फिर मुझे जोड़ने के लिए एक बीच में वर्ड चाहिए होता है, वो वर्ड मेरा कंजंक्शन कहलाएगा। तो ये भी तो हो सकता है ना कि सर ताहिर इज ट्राइंग टू टीच बट स्टूडेंट्स आर नॉट विलिंग, तो बट लगा दिया मैंने, अब ये कंट्रास्ट सिग्नल लगा दिया, तो तब भी दो क्लॉजेस हैं। ठीक है, वो भी कंजंक्शन है। तो ये कितनी टाइप के कंजंक्शन होते हैं, हमारा फोकस कंजंक्शन के ऊपर होगा। ठीक है, हमने देखा, फिर मेरे पास एक सेंटेंस आ गया, सर ताहिर इज टीचिंग, और दूसरा सेंटेंस आ गया, स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग। देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ है। आप मुझे बताएं बेटा, ये दो क्लॉजेस हैं कि दो फ्रेजेस हैं? दो क्लॉजेस हैं, दोनों क्लॉजेस हैं। क्या ये क्लॉज अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रही है? आप पूछते हो
कि व्हाट सर ताहिर इज डूइंग राइट नाउ, आप कहेंगे सर ताहिर इज टीचिंग राइट नाउ। कंप्लीट हो गया सेंस। इसके बाद कोई पूछने की बात रहेगी, कोई जरूरत होगी, कोई भी जरूरत नहीं है, तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग, ये भी अपने मानों में कंप्लीट मीनिंग है कि स्टूडेंट्स सो रहे हैं। ये दोनों ही सेंटेंस अपनी अपनी जगह पे कंप्लीट है, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, कोई अलग में इसका कोई आपस में मसला नहीं हो रहा। अच्छा, लेकिन बेटा अगर मैं सेंटेंस ऐसे बोलूं, बजाय सर ताहिर इज टीचिंग के ये कहूं इफ सर ताहिर इज टीचिंग, इफ सर ताहिर इज टीचिंग, अब मैंने क्या वर्ड ऐड कर दिया, मैंने इफ का वर्ड ऐड कर दिया। तो बेटा मेरा इफ वर्ड ऐड करते ही वो जो नेक्स्ट वर्ड था, जो क्लॉज थी, बेटा वो लूली लंगड़ी कर दी मैंने। वो क्लॉज मैंने उसको जो ना उसका उसकी कमर तोड़ के रख दी मैंने, वो इसलिए कमर को तोड़ के रख दी कि अब वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, अब वो इनकम्प्लीट मीनिंग आ गया। क्यों इनकम्प्लीट आ गया? कि जब तक मैं अगली बात नहीं करूंगा व्हाट एवर यूज्ड बट लाइक, हाँ तो बेटा वो भी कंजंक्शन है। तो इसका मतलब ये कि इफ सर ताहिर, अगर सर ताहिर पढ़ा रहे हैं तो, अब आगे मीनिंग मुझे आना चाहिए। अब जब तक मैं अगला वर्ड नहीं बोलूंगा, ये मीनिंग का इसका जो इसका सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है। इफ यू आर लिसनिंग टू मी केयरफुली, ठीक है, इफ यू आर वर्किंग हार्ड, इफ आई गो आउटसाइड, इफ आई टेल यू, अगर मैं आपसे कुछ कहूं, अगर मैं कहूं, तो जब तक आपको मैं अगली बात बोलूंगा नहीं, पिछली बात का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कोई फायदा ही कोई नहीं। इसलिए मतलब ये अब है तो क्लॉज, क्योंकि सत्ता इसमें सब्जेक्ट भी है और इसके अंदर वो भी है तो क्लॉज, लेकिन ये क्लॉज अपने तौर पे एग्जिस्ट नहीं करती, लिहाजा इस क्लॉज को हम क्या कहेंगे कि ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गई है। ठीक है, और डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा मतलब क्या है कि ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है जी, ये बेटा अब इसको करते हैं, इसको आप आगे चले गए हो, इसको जरा समझें, इसको मेरे साथ साथ चलते हैं। देखिए आगे अगर मैं सेंटेंस ये लिखूं कि व्हेन सर ताहिर टीचर्स, उसका क्या मतलब है? जब सर ताहिर पढ़ाता है। ठीक है ना, तो जब सर ताहिर पढ़ाता है तो फूल खिल उठते हैं, जब सर ताहिर पढ़ाता है तो बादल गरजते हैं, जब सर ताहिर पढ़ाता है तो, ठीक है ना। और इफ सर ताहिर टीचर, अगर सर ताहिर पढ़ाएंगे तो हम आपके पास आ जाएंगे। ये सारी बेटा डिपेंडेंट क्लॉजेज है। ठीक है, ये सारी डिपेंडेंट क्लॉज। इस तरह से आफ्टर सर ताहिर है टॉट, जब सर ताहिर पढ़ा चुके होंगे या पढ़ा लिया होगा या पढ़ाते थे या पढ़ा पढ़ा लिया था। तो ये सारी क्लॉजेज हैं बेटा, ये सारी क्लॉजेज डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, क्योंकि ये अपने तौर पर कोई मीनिंग नहीं दे रही है। और देखिए मैंने इनमें क्या लगाया हुआ है, कॉमा लगाया हुआ है। लेकिन ऊपर वाली दो क्लॉजेज जो है, ये सर ताहिर वाली, इस टीचिंग वाली और स्टूडेंट स्लीपिंग वाली, ये कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। इसकी आपको निशानी बता दूं बेटा, सुन रहे हो मेरी बात को? ओ गौर से सुनो बच्चों, फिर सुनो, फिर मैं कह रहा हूँ सुनो गौर से। मैं इंतहाई अहम बात आपसे शेयर करने लगा हूँ। हमें कैसे पता चलेगा कि सर ताहिर टीचिंग इंडिपेंडेंट है और इफ सर ताहिर इज टीचिंग जो है डिपेंडेंट है? बेटा मीनिंग के बगैर आपको तुक्का लगा, सॉरी तुक्का कह रहा हूँ, मार्कर्स बता दूं आपको, एक ऐसी गीदड़ सिंगी बता दूं कि आप आंखें बंद करके बता सकते हैं। कुछ सेंटेंस बोलेगा आपके सामने कि सर ताहिर जो है वो इज टीचिंग इंडिपेंडेंट है, दूसरा डिपेंडेंट है, तो भाई आपने देखना है कंजंक्शन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अब देखें सर ताहिर और स्टूडेंट्स के पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है। और इफ सर ताहिर और व्हेन सर ताहिर और आफ्टर सर ताहिर दोनों में इफ व्हेन और आफ्टर लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि बेटा ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अब मैं आपको गिदड़ सिंह देने लगा हूँ, और से मेरी बात को सुनना बच्चों, सुनो मेरी बात को, मैं क्या कहने लगा हूँ। बेटा किसी भी क्लॉज से पहले अगर कोई कंजंक्शन लग जाए, अगर कोई कंजंक्शन लग जाए, तो बेटा 99% केसेस के अंदर वो क्लॉज आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होगी, डिपेंडेंट क्लॉज होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, अब आपने फौरन समझना है कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, जल्दी जल्दी बोले, मैं कहूँ कि वर्कर्स आर वर्किंग इन द फैक्ट्री, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? आप देखें कि वर्कर से पहले कंडीशन लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, तो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू लर्न देयर लेसन, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट? ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट है, कोई स्टूडेंट से पहले कंडीशन लगा हुआ। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मैं कहूं कि इफ स्टूडेंट्स आर वर्किंग, तो फौरी तौर पे इफ की वजह से ये क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया। ठीक है बेटा, यहां तक बात क्लियर होगी आप लोगों को? शाबाश बच्चों, ये बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, कंजंक्शन कितनी तरह के होते हैं, दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब हम हमारी फोकस जो है ना वो कंजंक्शन के ऊपर आ गया कि कंजंक्शन क्या करते हैं। ये देखो, जो हर वर्ड से पहले कंजंक्शन आ रहे होते हैं, ये करते क्या है बेटा? तीन कंजंक्शन आपने याद करने हैं। एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है। बाकी अल्लाह ला खैर सल्ला, इसको बेटा ध्यान से अच्छी तरह से ना इसको सीख लें कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। सॉरी, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं।
ठीक है। और इसके बाद हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं, इसको बेटा जी आप जल्दी जल्दी से एक नज़र डाल लें। तो हमारा टाइम भी चूंकि खत्म होने वाला है, तो आप इसको देख लें। इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे मिस्टेक कैसे कैसे होती है। ये बेटा जी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन फैन बॉयज है, मतलब फॉर है, एंड है, नॉर है, बट है, और येट और सो है। ये हमारे बेटा जी फैन बॉयज हैं। ठीक है, ये वाले कंजंक्शन जब आए तो क्या सिंटेंस बनता है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये देखिए बेटा, एबल इज जस्ट नाउ, ये आपने याद कर लेना है। एबल इज जस्ट नाउ, एबल इज जस्ट नाउ आपने याद कर लेना है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, एबल इज जस्ट नाउ, ये मैंने आपको लिख दिया उसके सामने, ये आफ्टर ऑल दो, बिकॉज, बिफोर, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, और ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर, नॉर, ईदर, और वेदर, और वाले। ठीक है, ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दी है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पाए जाने वाले सारे कंजंक्शन जो है ना, वो तीन तरह के कैटेगरी में हमने तकसीम कर दिए। एक कोऑर्डिनेटिंग, दूसरी सबऑर्डिनेटिंग, तीसरा कोरिलेटिव। ठीक है, तो इनको हम जो है डिटेल से बेटा जी पढ़ लेंगे। जो इनको जितनी अच्छी हम तरीके से याद कर लेंगे, उतना अच्छा हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये बेटा ये लास्ट एक आपके सामने एक स्लाइड है, इसको मेरा बेटा जी आप देख लें। ये कंजंक्शन है। अब बेटा मेरी बात समझ आती थी, बीबी दी समझ आ जाओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦੀ, ਕਿ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। तो ये मेरी गल नहीं मनी तो यह मान लो, यह की कहती है, ये कह रही है कि कंजंक्शन जो है ना वो इज अ वर्ड होता है विच कनेक्ट्स टू वर्ड्स और क्लॉजेस और सेंटेंस फ्रेजेस एंड शोज द रिलेशन बिटवीन देम। तो दे आर यूज्ड टू अवॉइड मेकिंग द टेक्स्ट सीम लाइक bullet points and to make the text flow. तो टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये क्या होते हैं, यूज्ड टू लिंक टू ज्वाइन। ये बेटा ये फैन बॉयज आगे देखेंगे, ऑल दो एग्जांपल दी हुई है, और नीचे ये वाला बोथ, एंड और ईदर और भी दिया हुआ है। ठीक है जी, आज के लिए बेटा जी इतना काफी है, और हम आगे इसको मजीद जो है वो चीज लेके चलेंगे अगले पार्ट के अंदर। जी बेटा जी, इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होगा, जो मैंने आपको ये बातें बता दी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू लर्न नाउ इज टाइप ऑफ कंजंक्शन एंड देयर कंजंक्शन। Remember it, keep those conjunction in your mind, so that whenever they are going to use in a sentence, you can find out which conjunction should be placed in which sentence. Okay, are you getting my point or not? Next, आपको you must know the type of clause, whether it is dependent clause or independent clause. ये आपको जितनी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, उतने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया मेरा बच्चा जी बात। तो आज के लिए इतना काफी है। कल हम जो इसकी सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, और इसकी हम सारी बात रिवीजन भी करेंगे, और मैं आपसे इस फीडबैक भी लूंगा कि बेटा कितने बच्चों को ये कंजंक्शन याद हो गए। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन फैन वॉइस है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बेटा जी एबल इज जस्ट नाउ है, और कोरिलेटिव कंजंक्शन की मैं आपको 4 टाइप्स करके बता दूंगा, और इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है मेरा बच्चा जी, अब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा मेरा बच्चों। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। दुआ पढ़ लें जाते जाते, अल्लाह माफीनी फी बदनी, अल्लाह माफीनी फी समी, अल्लाह माफीनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला